दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके ज़रिए हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटर ही हमें ब्रेकआउट के सिग्नल देगा, बाइंग के सिग्नल देगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और टारगेट भी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे खाली एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग ही हम बाइंग और सेलिंग सिग्नल आइडेंटिफाई करेंगे और वो इंडिकेटर होने वाला है बोलिंजर बैंड। उसी के साथ हमें ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। हालांकि बोलिंजर बैंड के साथ ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है, किस तरह से आगे जाकर हम देखेंगे। उसी के साथ बेसिक जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्केट यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स की जिसमें वॉल्यूम बढ़िया होना चाहिए, हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे। इलिक्विड स्टॉक को हम टोटली इग्नोर करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रैटेजी है वो सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉलिंजर बैंड क्या है। तो आपको मैं पहले इसका थोड़ा थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उसके बाद स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं। बॉलिंजर बैंड किस तरह से ड्रॉ होता है ये भी पता होना बहुत ही जरूरी है। बॉलिंजर बैंड में क्या होता है दोस्तों, टोटली 3 बैंड होते हैं, अपर बैंड, मिडल बैंड और लोअर बैंड। पहले मैं आपको मिडल बैंड के बारे में बताता हूँ। मिडल बैंड हमारा सिंपल मूविंग एवरेज होता है और जनरली बाय डिफॉल्ट सेटिंग अगर इसकी हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम पे इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमें देखने को मिलेगी 20 की, यानी कि SMA 20 रहता है इसका मिडल बैंड। ये एडजस्टेबल रहता है, इसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी मिडल बैंड के अकॉर्डिंग अपर बैंड और लोअर बैंड ड्रॉ होता है। अभी जब भी हम मिडल बैंड में 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करते हैं तो ऊपर के साइड में इस तरह से एक लाइन हमें देखने को मिलेगी, इसको हम अपर बैंड कहते हैं। जब भी हम मिडल बैंड में से माइनस करते हैं 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन तो निचले साइड में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ होती हुई दिखती है। ये इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर हम ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे तो इतना ही हमें समझना है कि जब भी हम बॉलिंजर बैंड चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो हमें एक मिडल वाली लाइन दिखेगी, इसको हम मिडल बैंड कहेंगे। उसके ऊपर हमें एक लाइन दिखेगी, इसको हम अपर बैंड कहेंगे और नीचे एक लाइन दिखेगी, इसको हम लोअर बैंड कहेंगे। दोस्तों, जब भी ये जो बैंड होते हैं इसका वाइडनेस बढ़ता है, यानी कि इस तरह से ये नीचे जाता हुआ दिखता है और ऊपर वाला बैंड इस तरह से जाता हुआ दिखता है और मिडल बैंड इस तरह से दिखता है। मान लीजिए प्राइसेस ऊपर जा रहे तो ये भी इस तरह से दिखेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस में वॉलाटिलिटी है और स्टॉक प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करके ट्रेड कर रहे हैं। जब भी प्राइसेस भी इसके साथ बहुत सारा ऊपर जाते हैं तो यही बॉलिंजर बैंड हमें ओवरबॉट और नीचे अगर जाते हैं तो ये हमें ओवरसोल्ड के भी लेवल्स बता देता है। तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी के साथ जब भी बॉलिंजर बैंड नैरो होता है, यानी कि तीनों भी बैंड इस तरह से सिकुड़ जाते हैं, नैरो रेंज में पूरी तरह से ट्रेड करते हैं और उसको अगर कोई कैंडलस्टिक के साथ मान लीजिए ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से ये ऊपर जाने की संभावना रहती है, यहाँ से बॉलिंजर बैंड वाइडन होने लगता है। तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से हम अलग अलग तरीके के स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि नैरो रेंज ब्रेकआउट पे हम एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं ब्रेकआउट के डायरेक्शन में। उसी के साथ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके हम ट्रेड कर सकते हैं और उसी के साथ जो हमारा मिडल बैंड रहता है वहां पे भी हम एज ए सपोर्ट कंसिडर करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट पे किस तरह से ट्रेड करना है और नैरो रेंज के बाद जब भी ब्रेकआउट बनता है तो उसके बाद मोमेंटम किस तरह से बनता है, तो वो जो स्ट्रैटेजी है ये सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने के लिए बॉलिंजर बैंड जो मिडल बैंड रहता है उसी के साथ जो अपर बैंड रहता है और उसी के साथ जो लोअर बैंड रहता है, ये तीनों भी आपको इस तरह से नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे और प्राइस चार्ट जो है वो इन सब के अंदर इस तरह से ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा।
जब भी ब्रेकआउट बनता है, मान लीजिए जब कोई कैंडलस्टिक के साथ एक बढ़िया सा ब्रेकआउट मिलता है, तो मान लीजिए ब्रेकआउट अगर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जब भी नैरो रेंज में ये प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे, यानी कि बोलिंजर बैंड के नैरो रेंज के अंदर जब भी प्राइसेस अटक गए थे, तो बायर्स और सेलर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके थे कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जैसे ही बोलिंजर बैंड को ब्रेकआउट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे निचले डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे सेलर्स समझ जाते हैं कि यहाँ पे अभी सेल साइड में मूवमेंट आने वाली है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आने वाली है। और जैसे ही प्राइसेस नीचे जाते हैं, तो जो बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने लगते हैं और बायर्स यहाँ से एग्जिट होते हैं और सेलर्स यहाँ पे बढ़ने लगते हैं, और उसके वजह से और भी फॉल आना शुरू होता है। इस तरह के कैंडल जब भी हमें मिलते हैं, तो कैंडल के लो के नीचे एंट्री करके कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर हम सिंपली 1:2 का भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें यहाँ पे 3 रुपीज का स्टॉप लॉस दिख रहा है एंट्री से, तो हमें 6 रुपीज का टारगेट मिलना चाहिए एंट्री से। तो इस तरह से इसका हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम एग्जांपल भी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने हमने एक 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड हमने इंसर्ट किया है, जिसकी सेटिंग अगर आप देखेंगे तो 20 है, यानी कि जो SMA रहता है वो 20 का लिया है, क्लोजिंग का लिया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का है। तो जो हमने बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वही एज इट इज रखी है। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। आप देखेंगे तो पहले बॉलिंजर बैंड यहाँ पे आपको वाइडन दिखेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे धीरे धीरे प्राइसेस एक रेंज में अटकते हुए दिखेंगे। जैसे ही प्राइसेस एक रेंज में अटक गए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर रीजन में कि बॉलिंजर बैंड यहाँ पे पूरी तरह से एक रेंज में अटक गया है, यानी कि पूरी तरह से नैरो रेंज में चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बॉलिंजर बैंड ये नैरो रेंज में गया था। आप देख सकते हैं अपर बैंड, फिर लोअर बैंड और जो मिडल बैंड है, ये तीनों भी एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ चुके थे। तो पूरे नैरो रेंज में जब भी बॉलिंजर बैंड जाता है और उसी के साथ प्राइसेस उसके अंदर ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि अभी ब्रेकआउट कुछ ही समय में आने वाला है, और जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये एक बढ़िया सी कैंडल यहाँ पे मिली जिसने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन जैसे ही कैंडल देती है, तो हम इसके लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। और ये केस में आप देख सकते हैं स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिखा है। कभी कभी ये भी सिचुएशन बन सकती है कि बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हमें अर्ली मॉर्निंग में या तो आफ्टरनून सेशन में मिले और हमें सफिशिएंट टाइम मिले हमारा टारगेट आने के लिए। लेकिन कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि बॉलिंजर बैंड का जो ब्रेकआउट होता है वो मार्केट जब भी खत्म होने को आता है और वो टाइम पे ब्रेकआउट मिलता है, तो वहां पे ट्रेड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट खत्म होने को आया हुआ होता है। तो अगर बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हमें मार्केट के एंडिंग सेशन में मिल रहा है, तो वो स्टॉक को हमें हमारे रडार पे रखना है और दूसरे दिन इंतजार करना है कि ब्रेकआउट के हिसाब से मूवमेंट आ रही है क्या। उसके हिसाब से ही मूवमेंट आती है तो हम फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि कंसिडर करते हैं कि ये लास्ट डे की कैंडल है और ये दूसरे दिन की कैंडल है, तो ये कैंडल मान लीजिए कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। अगर ये सिचुएशन बनी, अभी सेम डे में हुआ है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ये लास्ट कैंडल है और अगले दिन की ये फर्स्ट कैंडल है, इस तरह की भी सिचुएशन कभी कभी बनती है, तो ये सिचुएशन में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली पहले 5 मिनट तक हमें वेट करना है क्लोजिंग का। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज आउट देती है, इसके हाई लो मार्कआउट करने हैं, और ये हाई लो मार्कआउट करने के बाद हमें इंतजार करना है कि ब्रेकआउट निचले डायरेक्शन में मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री, ये कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट, तो ये भी सिचुएशन बन सकती है। तो मैंने दोनों हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें ये भी चीजों का ध्यान देना होगा। नो ओवर ट्रेडिंग, हम ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेंगे दिन में। अवॉइड लो वॉल्यूम स्टॉक्स, जिसमें वॉल्यूम नहीं है उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का वेट करना है और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है। क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें डिसीजन लेना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। कभी भी कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर स्टॉक हमारे क्राइटेरिया पे आने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट करता है, तो एक्सेप्ट करना है, लॉस बुक करके बाहर आना है। अगला ट्रेड या तो अगली अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता, तो उसके लिए पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करेंगे, फिर पेपर ट्रेडिंग करेंगे, तो थोड़ा फायदा होता है। और जब भी बैक टेस्टिंग में और पेपर ट्रेडिंग में रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है, तो पहले हमें कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।